Subscribe now and press the bell icon. ठीक है। तो आप में से बिगनर कौन कौन है और एक्सपीरियंस कौन कौन है? बिगिनर। बिगिनर बिगिनर। I'm a हाँ। beginner. किसी ने कभी ट्रेड किया है? नहीं, जस्ट विजिट मतलब देखे हैं बस। ट्रेड स्टार्टिंग नहीं करा। अच्छा, बढ़िया है। चलो, मैं स्टार्ट करता हूँ डेमो। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम आपको बेसिक सिखाएंगे मार्केट का स्टार्टिंग में 8 to 10 क्लासेस कि मार्केट के बेसिक्स क्या होते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ पे कौन कौन से स्टॉक होते हैं, इंडेक्स क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, इंडेक्स कैसे बनते हैं, मतलब ये जो बेसिक बिल्कुल क्वेश्चंस होते हैं कि स्टॉक मार्केट चलता कैसे है, वो आपको सिखाया जाएगा स्टार्टिंग में। क्योंकि हमको ट्रेडिंग करने से पहले पता तो होना चाहिए कि भाई ये होता क्या है स्टॉक मार्केट, उसके बाद हम ट्रेडिंग सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो बेसिक हम सिखाने वाले हैं आपको क्लास में, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में टॉपिक्स बता देता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि आपको क्लासेस में क्या क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो हम जो है बेसिकली 4 मार्केट के बारे में आपको पढ़ाते हैं। एक तो कैपिटल मार्केट, एक डेरिवेटिव मार्केट, एक करेंसी मार्केट और कमोडिटी मार्केट। ये 4 मार्केट होते हैं, इसके बारे में हम आपको पढ़ाते हैं। That's it. ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। कैपिटल मार्केट होता क्या है? बेसिकली देखो, जैसे कोई भी कंपनी है, मान लो आपने कोई स्टार्टअप किया है, आपकी कोई फैक्ट्री है। ठीक है। अब आपकी जो आपने बिजनेस करा था वो बहुत अच्छा चल गया है, आपको अब फंड की जरूरत है एक्सपेंड करने के लिए अपना बिजनेस। तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, क्या तो लोन वगैरह ले ले, उसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। एक उससे बेटर ऑप्शन होता है कि अपनी कुछ इक्विटी सेल करके और लोगों से फंड ले ले, नॉर्मल पब्लिक से फंड ले ले इक्विटी सेल करके। ठीक है। तो अगर मैं ये वाला ऑप्शन चूज करता हूँ कि अपनी जो फैक्ट्री है या मेरा जो भी है बिजनेस है, उसका कुछ मैं हिस्सा लोगों को सेल करके और उसके बदले में उनसे पैसा ले लूं। ठीक है। तो उसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है कि कभी भी कोई अनलिस्टेड कंपनी अपना हिस्सा सेल करके और नॉर्मल पब्लिक से पैसा ले लेती है। भाई पब्लिक को शेयर मिल जाते हैं कंपनी में, अगर कंपनी ग्रो करेगी तो पब्लिक का पैसा भी बढ़ेगा। ठीक है। और लोगों का तो ये फायदा हो गया, कंपनी का ये फायदा हो गया कि उसको फंड मिल गया, वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकती है। तो दोनों की विन विन सिचुएशन हो गई। ठीक है। इसको आईपीओ भी बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो स्टार्टिंग जो है यहाँ से होती है। तो हम कैपिटल मार्केट में ना 2 मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, एक तो प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कंपनी वाला, वो आता है कि जब कोई भी नई नई कंपनी है, वो अपनी फ्रेश इशू करती है सिक्योरिटीज को, और उसके बदले में ना लोगों से पैसा ले लेती है अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। तो वो प्राइमरी मार्केट में आ जाता है पूरा प्रोसेस। प्राइमरी मार्केट में जो ट्रांजेक्शन होती है ना, वो कंपनी और हम सब लोगों के बीच में होती है, इन्वेस्टर्स के बीच में। ठीक है। कि कंपनी अपने शेयर देती है, हम लोग कंपनी से पैसा देते हैं, अगर हम इंटरेस्टेड है तो उस बिजनेस में।
ठीक है। अब इसके इसके आईपीओ के बहुत डिटेल में हम क्लासेस में पढ़ते हैं, जैसे कि जो इसका प्राइस होता है वो कैसे डिसाइड होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं आईपीओ इशू करने के, कितने टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, वो सब हम क्लास में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी मार्केट, जिसके अंदर अपना स्टॉक मार्केट आता है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा, अब भाई कंपनी ने ना अपने शेयर इशू कर दिए लोगों को, ठीक है, और वो जो कंपनी है ना वो एक्सचेंज में लिस्ट हो गई, अपने स्टॉक एक्सचेंज होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपने नाम सुना होगा। तो वो जो कंपनी है ना, जो नई नई कंपनी थी जिसने अपने इशू करे थे शेयर, अब आईपीओ लॉन्च होने के बाद है ना वो एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हो जाती है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितने भी उसके शेयर्स होते हैं ना वो ट्रेड होने लग जाते हैं। जैसे मान लो आपने आईपीओ लॉन्च करा था और आपको कंपनी के शेयर मिल गए, ठीक है, आपके पास उस कंपनी के शेयर है, कोई भी एबीसी लिमिटेड एग्जांपल ले लेते हैं, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसके आपके पास शेयर है। अब भाई मेरे को खरीदने हैं उसके शेयर, ठीक है, तो और आपको बेचने भी है, तो हम क्या करेंगे, मैं आपसे खरीद लूंगा एक्सचेंज के थ्रू। एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म होता है बस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ना अपने दो इंडिया में सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, वो एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम सब लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को बाय सेल करते हैं। तो बेसिकली सेकेंडरी मार्केट में चार प्लेयर्स होते हैं। एक तो हम क्लाइंट, अब हमको कोई चीज खरीदनी है तो हमको एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है, ब्रोकर जो हमारा ऑर्डर एक्सचेंज तक पहुंचाता है। उसके बाद एक्सचेंज होता है जिसके बारे में मैं बता रहा था, एनएससी एनबीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। उसके बाद सेबी, जो इन सब चीजों को देख रही है, जो रेगुलेट करती है हमारा स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। जैसे कोई कभी कुछ गलत कर रहा है तो भाई वो सेबी देखती है, रूल एंड रेगुलेशन वगैरह सेट करती है, ट्रैक करती रहती है कि ब्रोकर ज्यादा ब्रोकरेज तो नहीं दे रहा, या फिर जो भी कुछ गलत फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा, वो सेबी चेक करती है। तो ये चार प्लेयर्स होते हैं सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। तो एक बार कंपनी का आईपीओ इशू हो जाता है, उसके बाद जो उसके शेयर्स होते हैं ना वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाते हैं, मतलब सेकेंडरी मार्केट में बाय सेल होने लग जाता है, मतलब उसमें ट्रेड होने लग जाता है। अब लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं तो उसका प्राइस भी फ्लक्चुएट करेगा, है ना, सीधी सी बात है। तो हम ट्रेडिंग में क्या करते हैं, सस्ते में खरीद के और महंगे में बेचने का ट्राई करते हैं, कि कोई भी शेयर है उसको हम सस्ते में खरीद के, मान लो 100 रुपए में खरीद लिया और 110 में बेच दिया, तो जो बीच का 10 रुपए का प्रॉफिट होगा वो हमारा हो, ठीक है। तो मैं दोबारा से समझाता हूँ, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में ट्रांजेक्शन होती है। सेकेंडरी मार्केट में हम सब लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन होती है। कंपनी का कोई रोल नहीं होता सेकेंडरी मार्केट में, कंपनी का रोल होता है बस आईपीओ तक। आईपीओ इशू कर दिया कंपनी ने, कंपनी अपने साइड में हो गई। अब कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं वो सारे एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हो गए हैं, एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हो गई कंपनी। और अब किसी को भी कोई शेयर खरीदना है बेचना है तो वो एक्सचेंज के थ्रू अपना खरीद बेच सकता है। समझ में आ रहा है? बताओ प्रताप, शविंद्र। हाँ जी आ रहा है थोड़ा बहुत समझ। थोड़ा बहुत क्या नहीं आ रहा बताओ। थोड़ा सा सर, ले। हाँ जी बताओ। सर मुझे एक ही कंफर्म कीजिए, जैसे ट्रेडिंग जो हर सेकंड ऊपर नीचे होती है, तो हाँ ये किस फॉर्म में, मतलब किस तरीके से होती है, कौन इसको एनालाइज करता है या कौन इसको अप एंड डाउन करता है, मतलब ये चीज की क्लियर नहीं है। देखो, जो नॉर्मल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, हर टाइम है ना कोई ना कोई बाय सेल कर रहा होता है। तो तो इन्वेस्ट हो गया, मतलब कंपनी की तरफ से होता है या फिर नहीं वो नहीं, थर्ड पार्टी देखो मैं इन्वेस्टर। जैसे मैंने बताया ना कि प्राइमरी मार्केट में होता है कंपनी का रोल, जब वो हम्म पहली बार अपने शेयर देती है लोगों से पैसा लेती है बस। ठीक है। अब कंपनी ने पैसे ले लिए, लोगों के पास शेयर चले गए, ठीक है। अब कंपनी का कोई रोल नहीं, कंपनी अपने साइड में पैसे लेके और अपना बिजनेस चला रही है, ठीक है। ठीक है। अब जो भी बाय सेल हो रहा है उनके शेयर के साथ जो भी लेन देन हो रहा है ना वो एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है, ये सेकेंडरी मार्केट में आ गया। हाँ, वो मैं समझ गया कि वो सेकेंडरी में बाय एंड सेल हो रहा है, पर हाँ बेसिक ट्रेडिंग करते हैं हम और हर सेकंड में रेट्स अप डाउन होते हैं। हाँ तो जैसे ये जो प्लेटफॉर्म हुआ, जैसे ये हो गया सेकंड, मतलब कि इन्वेस्टर
और हमारे बीच में, हाँ है ना, बाय हाँ, और सेल का जो हो गया। इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में होता है ट्रांजेक्शन। इन्वेस्टर हमारे बीच में मतलब इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में होती को रोल नहीं होता। पर जब ट्रेडिंग करते वक्त जब ये रेट अप एंड डाउन होते हैं सपोज, है। तो ये इसमें रोल क्या, ये कैसे ट्रेडिंग, मतलब ये रेट जो अपना होती है ये कौन करता है, किसके ऊपर डिपेंड होता है ये? ये कोई नहीं करता, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि भाई एक बंदे को दे रखी है परमिशन की भाई तू ऊपर नीचे कर, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब लोग, हम सब हम्म का जो भी, हर सेकंड हर मिली सेकंड कोई ना कोई बाय सेल कर रहा होता है। मार्केट हम्म। लिक्विडिटी है, तो कोई ना कोई बाय सेल कर रहा है ना, तो उसका प्राइस भी फ्लक्चुएट करेगा, प्राइस भी फ्लक्चुएट करता रहता है। ये होता है बस, ये मतलब उसमें कोई कंपनी का कोई रोल नहीं है उसमें। नहीं नहीं नहीं, वो है ना, मतलब फ्री फ्लोट मार्केट है कि भाई बाय सेल, अगर बायर ज्यादा एग्रेसिव है, डिमांड ज्यादा आ रही है, तो प्राइस हम्म, ऊपर ऊपर चला जाएगा धीरे धीरे धीरे। ठीक है, अच्छा और किसी चीज की सप्लाई ज्यादा आ रही है ना, तो वो नीचे आ जाएगा प्राइस। कंपनी का अच्छा। जो रोल होता है ना, वो प्राइमरी मार्केट तक होता है भाई, सेकेंडरी मार्केट में जो है ना, हम सब लोग होते हैं उसमें। मतलब कंपनी का रोल सिर्फ एक आईपीओ, अगर आईपीओ हाँ, हो गया तो बस आईपीओ में जो उसके पास फंडिंग आ गई वही उसी से वो फंडिंग आ से गई काम और चल। शेयर जो है वो बाहर इशू करती है। अच्छा अच्छा सर, अच्छा। ये बताइए, ये आपने आईपीओ में बताया तो कंपनी ने जितने भी शेयर एक बार अलॉटमेंट कर दिए, क्या वो हम्म। नंबर ऑफ शेयर बाद में कंपनी मार्केट में और ला सकती है, या उसको कम बाई बैक भी, एक मैंने बाई बैक भी सुना है, उसको कम भी कर सकती है, ये कैसे होता है सर? मतलब कैन दे इंक्रीज देयर शेयर वॉल्यूम? डिस्पीट ऐसा। बाय बैक करती है ना कंपनी, बिल्कुल बाय बैक करती है, और वो बढ़िया साइन होता है कि कंपनी को खुद पे भरोसा होता है कि मेरा बिजनेस चलेगा, तो इसलिए वो बाय बैक करती है शेयर्स। और सर अगर उसने सपोज आईपीओ में उसने 10,000 शेयर अपने जो है वो मार्केट में डाले, क्या वो 10,000 को बाद में वो मार्केट में और भी शेयर डाल सकती है, शेयर इनिशिएट कर सकती है सेल के लिए, अगर या फिर वो अगर मान लो आईपीओ में कंपनी एक ने बार बोलते हो? अगर मान लो कंपनी ने अपना कुछ थोड़ा बहुत शेयर इशू करे हो, मान लो फॉर एग्जांपल कि 100% मान लेते हैं, 100% का मान लो 10 या 20% ही आईपीओ में शेयर्स अलॉट करे गए थे। ठीक है, और उसके पास है इतना जी। स्पेस, तो वो दोबारा भी कर सकती है। तो दोबारा सर वो आईपीओ जनरेट करेगी, या फिर वो बस अपना कहेगी एफपीओ, मैं इतने एफपीओ होता इतने है, शेयर कर? उसको जी। एफपीओ बोलते हैं, जब दोबारा से कोई कंपनी करती है ना, तो उसको एफपीओ। इसकी फुल? इसकी होती है फाइनल पब्लिक ऑफरिंग, ऐसा कुछ होता है, एक सेकंड। एफपीओ? एफ। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ये होती है। ऑन पब्लिक ऑफर? हाँ हाँ, तो दोबारा भी कर सकती एफपीओ, है फंडिंग के लिए। ओके, क्योंकि एक फॉरेन एक्सचेंज कुछ एक अलग सी टर्मिनोलॉजी भी होती है, तो ये उससे थोड़ा सा ओके। ठीक। ओके, तो कंटिन्यू करें, और कोई क्वेश्चन? जी जी, कंटिन्यू। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे स्टॉक एक्सचेंज की। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म होता है सिंपल, जहाँ पे भाई हम बाय सेल कर सकते हैं। अब आपको कोई चीज बेचनी है, मेरे को खरीदनी है, तो एक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया में दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन सब के बारे में बहुत डिटेल में हम क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद एक डिपॉजिटरी और होती है, इंस्टीट्यूशन होता है डिपॉजिटरी। अच्छा, आपको पता है कि जब भी अपन अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं ब्रोकर के थ्रू, तो हमारे दो अकाउंट खुलते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमेट अकाउंट। हम्म। तो डीमेट अकाउंट तो वो होता है भाई जिसमें हमारे शेयर्स रखे जाते हैं, शेयर्स। जैसे आपने कोई शेयर खरीदे तो वो डीमेट अकाउंट के अंदर रखे गए हैं। ठीक है, और जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसके अंदर हमारा फंड होता है, कि जैसे मान लो आज हम ट्रेड कर रहे हैं, जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस हुआ तो वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आता है या जाता है। तो ये दो अलग अलग अकाउंट होते हैं। तो डीमेट अकाउंट में तो सिर्फ और सिर्फ हमारे सिक्योरिटीज रखी जाती हैं, हम और हम ट्रेडिंग, तो एक ही ओपन करवाते हैं। हाँ हम एक ही ओपन कराते हैं। पर जो डिपॉजिटरी होती है ना, इसमें एक वो होता है, इसका मेंबर डीपी। डीपी, अगर आप अपने ब्रोकर पे जाके वहां पे डीपी नंबर भी लिखा होता है, डीपी नंबर देखना कभी। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, वो अपने आप खुलवा देता है। जब भी अपन ब्रोकर के थ्रू अपना अकाउंट खुलवाते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह ये सारी चीज अपन करते हैं, तो उसी टाइम हमारे दो अकाउंट खुल जाते हैं, एक तो डीमेट अकाउंट और एक ये ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट तो हमारा ब्रोकर के पास होता है ना, और जो डीमेट अकाउंट होता है ना, वो डिपॉजिटरी के पास होता है ये।
आपको दिख रही होगी स्क्रीन, डिपॉजिटरी। हमारे सबके जितने भी डीमेट अकाउंट है वो डिपॉजिटरी हैंडल करती है। ये CDSL सर? हाँ, दो डिपॉजिटरी है इंडिया में, NSDS, NSDS SL और CDSL। ओके। हाँ, तो सर ये हम चूज करते हैं या फिर ट्रेडिंग जो हमारा ब्रोकर होता है वो चूज करता है कि आपका किस में जाएगा? ये सिमिलर सिमिलर सी है, सेम ही है, ऐसी कोई फर्क नहीं है, सिमिलर ही है, ऐसा कुछ चूज वाला कोई बस वो नहीं है, सिमिलर ही है। ठीक है, तो कभी भी देखना, कभी भी आप कोई लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदोगे ना, तो आफ्टर सेटलमेंट आपके पास मेल आता है NSDSL और CDSL की तरफ से कि इतने इतने शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो गए या डेबिट हो गए, जो भी होता है। ठीक है, उसके बाद ब्रोकर, दो टाइप के ब्रोकर होते हैं, एक तो फुल सर्विस ब्रोकर और एक डिस्काउंट ब्रोकर। हम्म। हाँ, तो दो टाइप के ब्रोकर होते हैं, जो अपने एंजल वन हो गया, जेरोदा हो गया, ये जो सब है, अप स्टॉक्स देन। ये शुरू ये ऐसे नहीं रख सकते हो क्या? व्हाई यू आर सो लाइक behaving like a lame man? दो टाइप के ब्रोकर होते हैं, जैसे डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर। तो डिस्काउंट ब्रोकर तो जो अभी अपन मोबाइल में ऐप वगैरह में जो ट्रेड करते हैं वो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं, उनकी फीस थोड़ी कम होती है। और फुल सर्विस जो ब्रोकर होते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल का नाम सुना है तुमने? हाँ। वो मोतीलाल ओसवाल, SMC ग्लोबल और जो बैंक्स वाले होते हैं वो फुल सर्विस होते हैं, उनकी फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, और कितनी कितनी ब्रोकरेज करती है, कितनी फीस एंड चार्जेस करते हैं, लोट साइज, टिक साइज, ऑर्डर कलेक्टिंग, ऑर्डर मैचिंग, ये सब डिटेल में क्लास में पढ़ेंगे। देखो, ऐसे डिपॉजिटरी से मेल आती है हमारे पास, जैसे मैंने थोड़े दिन पहले सेंट्रल बैंक के शेयर खरीदे थे, तो ऐसे मेल आती है कि भाई देखो CDSL की तरफ से कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर है, इतनी क्वांटिटी आपके क्रेडिट हो गई है डीमेट अकाउंट। तो ये तो ऐप में भी दिख जाता है हमें। ऐप में भी दिख जाता है, पर जो आपका डीमेट अकाउंट होता है ना, जिसके अंदर आपके शेयर्स रखे जाते हैं, उसका हाँ। भी तो कुछ हिसाब किताब होता है ना, तो वो हाँ। आपको CDSL और NSDL आपको मेल पे भेजते हैं। अच्छा, वो बैकएंड से वो मैनेज करते हैं। और जो आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो आपके ब्रोकर के ऐप में भी दिखता रहता है। हाँ। हम्म, ठीक है, उसके बाद स्टॉप लॉस ऑर्डर। देखो, अपने ट्रेडिंग में है ना, पांच चीजें होती हैं। एक तो भाई ब्रेक इवन, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, की ट्रेड लिया और वहीं पे आके क्लोज हो गया, ठीक है। और एक होता है स्मॉल प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट। एक होता है बिग प्रॉफिट, कि भाई बड़ा प्रॉफिट हो गया किसी दिन। एक होता है स्मॉल लॉस और बिग लॉस, ये पांच ही चीज हो सकती है ना। तो इन पांच चीज में से हमको बस एक हटानी होती है, बिग लॉस। हमको है ना बिग लॉस नहीं लेना होता, क्योंकि अगर हम बिग लॉस लेंगे ना तो हमारा अकाउंट जो है बहुत पीछे चला जाएगा। तो हमको बिग लॉस अवॉइड करने के लिए है ना, हम स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज करते हैं, कि जितना लॉस हमने सोच रखा है अगर उतना हो गया तो हम मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। तो उसके लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है, ये बहुत जरूरी होता है हमको लगाना। तो कैसे लगता है वो सब चीजें क्लास में पढ़ेंगे। अब डेरिवेटिव मार्केट। तो डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शन, किस किस ने सुना है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस, हाँ, नाम तो सुने। है ना, नाम हाँ। सुना है? बहुत रिस्की होते हैं, हाँ, सुनता है, उसी में लोग बर्बाद जाते हैं। बर्बाद ज्यादा होते हैं। हाँ, आपको पता है मेरे ख्याल से, आप करते भी हो ट्रेड। नहीं नहीं, बस थोड़ा सा सुने। अच्छा, तो वो डेरिवेटिव मार्केट में आते हैं। देखो, दो मार्केट होते हैं, एक तो स्पॉट मार्केट और एक डेरिवेटिव मार्केट। स्पॉट मार्केट हो गया रियल मार्केट। डेरिवेटिव मतलब क्या है इसका, डेरिवेटिव का? डेरिवेटिव मतलब, डेरिवेटिव जो अपनी वैल्यू किसी और से ले, जैसे कि? जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे टाटा मोटर्स है। हम्म। भाई टाटा मोटर को हम खरीद भी सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीद सकते हैं, 5 साल बाद बेचो, 10 साल बाद बेचो, 1 महीने बाद बेचो, आपकी मर्जी है। रियल एसेट है, मतलब है ना, एसेट खरीद लिया। और एक है ना उसका सब्सिट्यूट होता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कॉन्ट्रैक्ट अपनी वैल्यू एसेट से ले।
जैसे टाटा मोटर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया हमने। अब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसकी प्राइस जब बढ़ेगा जब टाटा मोटर का प्राइस बढ़ेगा, टाटा मोटर का प्राइस अगर घटेगा तो इस कॉन्ट्रैक्ट का भी प्राइस घटेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, ये डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करे जाते मतलब शेयर के बदले तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उनसे। हैं। देखो, सबसे पहले दो मार्केट होते हैं, ये समझो। स्पॉट मार्केट, रियल जो मार्केट होता है, एसेट मार्केट जो होता है, मतलब जिसमें अपने इंडेक्स हो गया, ठीक है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, शेयर्स हो गए, जितने भी शेयर्स हैं वो सब एसेट ही तो है। और कमोडिटी, करेंसी, जो भी एसेट है रियल, जिनको हम खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो ठीक है। और एक डेरिवेटिव मार्केट होता है, जो किसके जो डेरिवेटिव मार्केट होता है ना, इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, ये अपनी पूरी वैल्यू स्पॉट मार्केट से ही लेते हैं। मतलब डेरिवेटिव मार्केट जो है ना, वो डिपेंड होता है स्पॉट मार्केट पे। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो अपनी वैल्यू स्पॉट मार्केट से ले, एसेट मार्केट से ले। जैसे रिलायंस के भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, टाटा मोटर्स के भी होंगे, निफ्टी के भी हैं, बैंक निफ्टी के भी हैं। मतलब अलग अलग चीजों के, सबके अलग अलग डेरिवेटिव मार्केट होता है, तो ठीक ये है। इन्होंने डेरिवेटिव बनाया क्यों? स्टॉक से ही कर लेते भाई, खरीदना बेचना तो स्टॉक से भी सही हो बात, जाता है। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। तो हम्म। डेरिवेटिव मार्केट की जरूरत ही क्या पड़ी है ना, जब अपन स्टॉक ही खरीद सकते थे, उनमें ट्रेडिंग कर सकते थे, तो इसकी जरूरत क्या पड़ी। सही बात है भाई। तो ये बनाए थे हेजिंग के लिए, हेज करने के लिए अपनी पोजीशन। हेज मतलब? हेज का मतलब ये होता है कि अगर आपने मान लो 5 साल पहले टाटा मोटर का शेयर खरीद रखा था 200 रुपए में, हम्म। ठीक है? आज उसकी वैल्यू 1000 रुपए हो गई, मतलब आपको 800 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। हम्म। पर आपको है ना, अभी थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब हो रहा है ना, खराब न्यूज आ रही है कि मार्केट क्रैश हो सकता है। हम्म। तो आपका शॉर्ट टर्म व्यू है ना, वो बियरिश है। तो आपको डर लग रहा है कि यार कभी टाटा मोटर का जो प्राइस अभी 1000 पे चल रहा है वो कम ना हो जाए, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एक को सेल कर दोगे 1000 रुपए के प्राइस पे ही। तो आपका जो प्रॉफिट है वो लॉक नहीं हो गया, कि एक सेल भी कर रखी है पोजीशन, और जो पहले से चली रही है वो तो चली रही है बाय की। तो आपका प्रॉफिट लॉक हो गया। एक 800 रुपए का प्रॉफिट है तो 800 का ही रहेगा, चाहे मार्केट क्रैश हो जाए, क्योंकि अगर मार्केट नीचे आएगी तो ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट सेल करा है ये प्रॉफिट दे देगा, वो लॉस देगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो जो ये डेरिवेटिव जो का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये लॉस देगा, और जो हमने खरीद रखा है वो प्रॉफिट दे देगा, है ना, समझे। तो हैजिंग मतलब, हैज बोलते हैं इसको, कि भाई हमने अगेंस्ट में कोई पोजीशन बना दी। जैसे हमने, हमारी कोई पोजीशन चल रही है, उसके अगेंस्ट में कोई पोजीशन बना ली, उसको हेज बोलते हैं। पर ये कंपनी कर कर सकती है या हम कर सकते हैं? हम, ठीक है। देखो भाई, पर आजकल है ना इसका गलत यूज हो रहा है, मतलब डेरिवेटिव का। जैसे कि आपने भी सुना है कि सब लोग है ना इसमें नेकेड बाय सेल करते हैं, पर इनका मतलब नेचर नहीं है ऑप्शन का ऐसा कि नेकेड बाय सेल करने का। इनको हेजिंग के लिए बनाया गया था वैसे। अच्छा। हम्म। ये 4 टाइप के होते हैं सर। एक तो फॉरवर्ड, स्वैप, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो हम ये फॉरवर्ड, फ्यूचर और ऑप्शन पढ़ेंगे कोर्स में। तो देखो, फ्यूचर एंड ऑप्शन का नाम अपन सबसे ज्यादा सुनते हैं, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन क्यों? क्योंकि ये हम एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं, अपने एनएससी और बीएससी में अपने ब्रोकर के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं हम इसको। पर जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना, हम उसको ट्रेड नहीं कर सकते। वो ओवर द काउंटर मार्केट में होता है, मतलब बाहर मंडी में। फिर बस, बनाया है क्यों? क्या? फिर ये बनाया है क्यों मंडी वाला हिसाब से? तो वो मंडी में करेंगे लोग। मंडी मतलब? यूज तो आएगा ना, ऐसा कोई है कि भाई फालतू में बना रखा है। अभी बाहर? बता, बाहर कैसे? मार्केट से बाहर कैसे यूज कर सकते हैं इसको? सर हम यूज नहीं कर सकते। अगर मतलब किसी को यूज करना है तो कर लो, पर ये एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते, अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मीन्स ये और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आपका इंटरनल जैसे बड़े बड़े आपके ब्रोकर होते हैं सर, वो करते हैं जैसे कोई एरा के झुनझुनवा, ये सब क्या कंपनी में जाके उनका सीधा सेटलमेंट होता है कि हम आपके इतने शेयर खरीद लें, बाहर से बाहर सेटलमेंट, ऐसा कुछ? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स? जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं नहीं नहीं नहीं। फॉरवर्ड में सर।
आप ये कह रहे हो मंडी में जैसे बाहर से होता है, तो मैं ऐसा कुछ एग्जांपल है क्या, ये जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो सीधा कंपनी में गए, छोटी छोटी कंपनी में, कि हम आपके शेयर बाई कर लेते हैं, फिर वो कंपनी, ऐसा कुछ? देखो जरूरी नहीं है हम ये स्टॉक मार्केट में ही करें, ये बाहर भी हो सकता है। मान लो मेरे को एक फोन बेचना है, ठीक है, आपको खरीदना है, तो हम उसका प्राइस आज ही डिसाइड कर ले भाई मैं है ना 1 लाख रुपए में दूंगा आपको मेरा फोन, और आप भी रेडी हो लेने के लिए। पर 2 साल बाद डेट जो होती है ना, वो फ्यूचर की होती है। प्राइस है ना वो हम आज ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये प्राइस होगा, चाहे उस टाइम कुछ भी चल रहा हो, प्राइस ही होगा। तो राइट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, और ये जरूरी नहीं है मार्केट में यूज हो, ये बाहर भी हो सकते हैं, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, हर जगह करते भी है लोग यूज। अच्छा, हाँ उसमें होता है, राइट, क्रॉप्स में होता है। तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये भी सिमिलर ही है, फॉरवर्ड की तरह ही है, पर इसको हम एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। ओके, सो फॉरवर्ड आपका एक्सचेंज में नहीं है इसका, नहीं, बट ये फ्यूचर आपका ये एक्सचेंज में है। एक्सचेंज में कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। और भाई इसमें बहुत सारी टर्म्स भी होती हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो अभी बताने का कोई फायदा नहीं है, अपन उसमें पढ़ेंगे। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, ये सबसे हॉट टॉपिक है, ज्यादातर लोग ऑप्शंस जो है हाँ, पसंद। ऑप्शन बड़ा सुनते हैं सर, ये क्या पुट आपकी कॉल आवाज क्या कट, होता है सर, ये कुछ आपकी, बेसिक सा सर बताओ, पुट और कॉल क्या होता है, बड़ा सुनते हैं सर ये। ठीक है, एग्जाम्पल से करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल बताते हैं। चलो जैसे मान लो इंडिया का मैच है और विराट कोहली खेल रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं और भाई सुभाष, हम बैट लगा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि विराट कोहली है ना 100 रन से ऊपर बनाएगा, और सुभाष बोल रहा है नहीं 100 रन से नीचे बनाएगा, 100 रन से नीचे आउट होगा मतलब। तो हम एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर 100 से ऊपर बनाया ना, तो पर रन के मेरे को 1,000 रुपए देगा भाई, और आप बोलो ठीक है, ठीक है, उसके बदले मैं आपको एक प्रीमियम दे दूंगा कि 10,000 रुपये आप अपने पास रखो, ठीक है। अगर भाई 100 से ऊपर रन बना दिए तो जितना मेरा दे देना, और अगर 100 से नीचे आउट हुआ, चाहे वो 99 पे आउट हो, चाहे वो 0 पे आउट हो, चाहे वो 1 पे आउट हो, कितने पे भी आउट हो, वो 10 रुपए, 10,000 रुपये आपके हो जाएंगे। रिपीट करूं या समझ में आया? एक बार repeat। सर रिपीट कर देना। आजकल वो लगता नहीं है, वो आरसी उरसी गाड़ी के पेपर अब नहीं लगता है, ठीक है। मैंने और सुभाष ने कॉन्ट्रैक्ट करा, मैं बोल रहा हूँ कि है ना विराट कोहली 100 से ऊपर रन बनाएगा, आप बोल रहे हो नहीं बनाएगा, ठीक है, इतना ठीक है। मैं बोल रहा हूँ बनाएगा 100 से ऊपर रन, वो बोल रहा है भाई नहीं बनाएगा, ओके। ठीक है। अब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैं सुभाष को एक प्रीमियम दे रहा हूँ कि भाई 10,000 रुपए अपने तू पास रख, ठीक है। अगर 100 से नीचे आउट हो गया ना, तो अपने पास ही रख लियो 10,000 रुपये, मैं हार गया, तू जीत गया, तू सही प्रूव हो गया, मैं गलत प्रूव हो गया, तो तू अपने पास रख ले 10,000 रुपये, ठीक है। और अगर मैं सही प्रूव हुआ, मतलब विराट कोहली ने 100 से ऊपर रन बना दिए, तो पर रन के मेरे को तू 1,000 रुपए दे दियो। अब 150 रन बनाए तो कितने का प्रॉफिट हो गया मेरे को? 10,000। 50,000 का, है ना। तो यही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि दो पार्टी होती है, वो बैट लगाती है, एक कुछ बोलता है, एक कुछ बोलता है, जो पार्टी जीतती है वो पैसा कमाती है, दूसरी लॉस करती है। अच्छा, अब हमने बैट किसके ऊपर करा है? विराट कोहली, है ना। तो ऐसे ही हम कंपनीज पे कर सकते हैं। कंपनी जैसे टाटा मोटर्स, मैं बोल रहा हूँ टाटा मोटर है ना 1,000 से ऊपर जाएगा, आप बोल रहे हो नहीं जाएगा, तो हम टाटा मोटर में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर अपन सही प्रूव हो गए तो अपन पैसा कमाएंगे, अगर अपन गलत प्रूव हो गए तो पैसा जाएगा। पर ये हाई रिस्क इनमें बहुत ज्यादा होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में हुआ ना ये तो। हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके। तो थोड़ा बहुत आइडिया मिला कि ऑप्शन होते क्या हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दो पार्टी के बीच में, जिसमें बैट करते हैं वो एसेट्स पे, अंडरलाइन एसेट पे। फिर ये कॉल और पुट क्या होता है? बैटिंग होती है, शेयर्स नहीं होता कोई भी, इसमें शेयर्स का कोई रोल नहीं है। शेयर्स का ही तो रोल है भाई, अगर शेयर शेयर्स तो बढ़ेगा। मतलब कोई कोई हमारे पास कोई सिक्योरिटी में तो आ थोड़ी नहीं है हमारे पास, हम तो सिर्फ बैटिंग ही कर रहे हैं ना एक तरीके हाँ से, हम हाँ, तो हम verbally- मालिक नहीं बनते, हम मालिक नहीं बनते किसी सिक्योरिटी के, हम बस एक बैट कर रहे हैं। हाँ बैट ही कर रहे हैं सिर्फ वर्बली वर्बली। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है ना, हमको राइट देता है कि हम किसी भी एसेट पे बैट कर सकते हैं। हम्म।
कॉल और पुट टाइप ऑफ ऑप्शन होते हैं, अगर मैं बताने लग गया तो बहुत टाइम चला जाएगा, मैं सारी चीजें नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में थोड़ी सी तो बता दो सर। देखो, कॉल और पुट टाइप्स ऑफ ऑप्शन होते हैं भाई, दो टाइप के होते हैं। अगर हम किसी भी एसेट को चाह रहे हैं कि ये ऊपर जाए, तो हम कॉल को बाय कर सकते हैं, तो हमको प्रॉफिट होगा। ठीक है। और अगर हम चाह रहे हैं कि कोई एसेट नीचे जाए, तो हम कॉल को सेल कर सकते हैं, तब हमको प्रॉफिट होगा। ये चीजें अभी बताने का कोई फायदा नहीं है, आपको कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आप है ना कंफ्यूज हो जाओगे चीजों में। तो खिचड़ी बची है। अच्छे से ही पढ़ने का फायदा, आधी अधूरी नॉलेज तो ज्ञान तो क्या ही देना। ठीक है। अब ऑप्शंस में भी बहुत सारी टर्म्स होती हैं, बिल्कुल डिटेल में सब, ये बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं हम ऑप्शंस। फिर मनी नेस इन ऑप्शन, अब फिर उसके बाद करेंसी फ्यूचर, कि कौन कौन सी करेंसी होती है, उनमें हम करेंसी पेयर्स में ट्रेड कैसे कर सकते हैं, उस सब के बारे में बताएंगे आप। करेंसी पेयर क्या होते हैं, इनमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद कमोडिटी मार्केट, कि कमोडिटी मार्केट जैसे हम गोल्ड वगैरह भी ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड, उनके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रेड कर सकते हैं, मतलब गोल्ड और उसके डेरिवेटिव मार्केट, उनमें दोनों में ट्रेड कर सकते हैं हम। तो एमसीएक्स एक्सचेंज होता है, एक एनसीडीएक्स होता है, इनके अंदर हम कर सकते हैं। इन सब के बारे में पूरी डिटेल देंगे, कमोडिटी, और ये कमोडिटी फ्यूचर क्या होता है, क्यों करें, ये सब। ठीक है। तो ये बेसिक मार्केट मॉड्यूल में 8 से 10 क्लास में आपका है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक नॉलेज। अब ट्रेडिंग की बात करें। जी। ठीक है, अब देखो ट्रेडिंग की बात करते हैं, चलो। ट्रेडिंग में देखो, मार्केट में ना दो टाइप के बंदे आते हैं, एक तो ट्रेडिंग करने, एक इन्वेस्टिंग करने। ठीक है। ट्रेडिंग करने वो आते हैं जिनको शॉर्ट टर्म में इनकम चाहिए, कि भाई महीने का कुछ रिटर्न निकाल ले कैपिटल पे, हफ्ते का कुछ रिटर्न निकाल ले, ये सब, मतलब जो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं वो आते हैं। ठीक है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा बड़ा होता है, कि भाई 1 साल 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्ट करने हैं, उनके लॉन्ग टर्म्स गोल होते हैं उनके लिए। ठीक है। तो ट्रेडिंग जो है ना भाई, इसके अगर हमको ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग सीखनी है, तो हमको है ना टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए हमको, अगर ट्रेडिंग सीखनी है। ठीक है। और अगर किसी को इन्वेस्टिंग करनी है, तो उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस होता है। ये दो टाइप के एनालिसिस होते हैं स्टॉक मार्केट में अपने। तो टेक्निकल वो सीखता है जिसको ट्रेडिंग करनी है, फंडामेंटल वो सीखता है जिसको इन्वेस्टिंग करनी है। ठीक है। अब अभी मैं इन्वेस्टिंग को स्किप कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, क्योंकि हमको ये आना चाहिए, हमको ट्रेडिंग करनी है तो। अब टेक्निकल एनालिसिस होता है प्राइस एक्शन को, मतलब प्राइस को रीड करना। जैसे कोई भी एसेट है, उसका जो प्राइस है भैया वो फ्लक्चुएट हो रहा है। तो कर बैठ जो तुम लोग। ठीक है। कोई भी एसेट है, उसका प्राइस मूव हो रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो हम उसको रीड करते हैं कि जो इसका भाई प्राइस है ना, वो कैसे मूव कर रहा है। हम प्राइस एक्शन को समझते हैं, पढ़ते हैं, कि जो भी ये प्राइस है ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, हम इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। चार्ट में ऐसा कौन सा जोन है जहां पे प्राइस आके बार बार रुक रहा है, या फिर ऐसा कौन सा जोन है जहां पे प्राइस जिससे ऊपर नहीं जा पा रहा। ठीक है। हम ये सब चीजें जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। मतलब कहाँ पे खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, टारगेट क्या होगा, ये जितने भी सवाल है, और कौन से स्टॉक में ट्रेड करें, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, किस में ट्रेड करें, ये जितने भी सवाल है ना, इन सब का जवाब टेक्निकल एनालिसिस हमको आंसर दे देगा। ये जितने भी सवाल हैं, ये सीखने के बाद, टेक्निकल सीखने के बाद, कि भाई कौन से ट्रेड में, कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट है, कहाँ पे स्टॉप लॉस है, ये जो भी सब है ना, इन सब का आंसर टेक्निकल एनालिसिस हमको बता देगा।
तो टेक्निकल एनालिसिस समझ में आया क्या होता है? कुछ आइडिया मिला कि टेक्निकल में हम क्या करते हैं? हम जो प्राइस होता है ना एसेट्स का, उसको रीड करते हैं कि प्राइस है ना मूव कैसे कर रहा है। प्राइस एक्शन हम रीड करते हैं, ठीक है। अब अगर किसी को फुल टाइम ट्रेडर बनना है, अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, कंसिस्टेंट विनर बनना है मार्केट में, तो खाली टेक्निकल एनालिसिस से काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है। उसके लिए हमको ट्रेडिंग में बेसिकली है ना 3 क्वाड्रेंट होते हैं। एक तो टेक्निकल एनालिसिस जो हमको एक क्वेश्चंस का आंसर देता है, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद साइकोलॉजी। हमको एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए ना ये तीनों जो क्वाड्रेंट है ना, तीनों जगह हमको मास्टरी करनी होती है, तभी हम एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। अब टेक्निकल एनालिसिस के मैंने बारे में थोड़ा बताया। अब जैसे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा कि और ये मास्टरी करने में कितना समय लग जाता है यस तकरीबन? यस। देखो टेक्निकल एनालिसिस 1-1.5 महीने में आप सीख जाओगे भाई पूरा। मतलब टेक्निकल एनालिसिस में हम ये सीख जाएंगे कि प्राइस कैसे काम कर रहा है। प्राइस कैसे काम कर रहा है, कौन से स्टॉक में हमको ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पे हमको स्टॉप लॉस रखना चाहिए कि भाई अगर इससे नीचे अगर प्राइस आ गया तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, मैं गलत प्रूव हो गया, स्टॉप लॉस होता है। तो और सर ये बताइए, मतलब आप ट्रेडिंग करने के लिए उसको फंडामेंटल की भी तो रिक्वायरमेंट होगी सर, उसको बेसिक नॉलेज तो चाहिए ना। आई वांट टू स्टार्ट एज अ ट्रेडर, तो मुझे टेक्निकल पार्ट तो आ गया, मुझे फंडामेंटल मेरे क्लियर नहीं है। सर अगर आपको ट्रेडर बनना है ना, तो हाँ, देखो टेक्निकल जो एनालिस्ट होते हैं ना, उनको किसी उसको चीज, ये सब। हाँ, उसको सिर्फ 2 चीजों से मतलब होता है। एक तो करंट प्राइस, अभी क्या ठीक है। प्राइस कंपनी का, और प्राइस की हिस्ट्री, पास्ट प्राइस हिस्ट्री। उसको फंडामेंटल से क्या कंपनी में न्यूज आ रही है उस चीजों उससे से। कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका रीजन है, इसका लॉजिक है सर, ऐसे हवा में कोई बात नहीं हो रही। सर न्यूज पे मतलब न्यूज का इम्पैक्ट तो पड़ता है ना सर, बिल्कुल आधे से पता ज्यादा है। तो। एक डाउ थ्योरी होती है, जिस बंदे ने टेक्निकल एनालिसिस बनाया था ना, उसका नाम था हम्म, चार्ले डाउ, द फादर ऑफ ओके। टेक्निकल एनालिसिस। तो उसने है ना एक बात कही थी कि उसका प्रिंसिपल है, कही तो क्या थी, प्रिंसिपल है उसका डाउ थ्योरी का, कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। कि जो भी चीजें हो रही है ना, वो प्राइस में फ्लक्चुएट हो जाती है चार्ट में। तो जो भी आपकी न्यूज वगैरह आ रही है, जो भी हर चीज, चाहे मैनेजमेंट कोई गलती कर रही है, चाहे उनकी सेल्स खराब हो रही है, या फिर भाई उनने कोई बहुत बढ़िया डील कर ली किसी कंपनी ने, ठीक है, मतलब जितनी भी न्यूज है ना, जो भी आप फंडामेंटल्स है, वो प्राइस उनको बता देगा। क्योंकि देखो यार, जो प्राइस होता है ना, वो एंड रिजल्ट होता है हर चीज का, मानते हो इस चीज को? कि किसी भी चीज का जो प्राइस है ना, मान लो इस मेरे फोन का ही प्राइस है, वो एंड रिजल्ट है डिमांड और सप्लाई का, समझ रहे हो? कि बायर और सेलर के बीच में फाइट होके जो एंड रिजल्ट निकलता है, वो प्राइस होता है। अगर भाई बायर एग्रेसिव होए तो प्राइस ऊपर बढ़ेगा, अगर सेलर एग्रेसिव होए तो प्राइस नीचे जाता है। तो मतलब प्राइस एक खुद में अपने आप में स्टोरी नहीं बता रहा, हर चीज प्राइस खुद ही नहीं बता रहा। तो जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं ना, उनको प्राइस से मतलब होता है, वो प्राइस रीड करते हैं। और कोई क्वेश्चन? माइक ऑफ कर दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो ऑन कर लो। पीछे से नॉइज आ रही है बहुत। तो सर एक चीज पूछनी थी, हाँ ये इतने सारे निफ्टी निफ्टी बना रखे हैं, ये क्यों बनाए भाई? ट्रेड तो हम सर, किसी स्टॉक का इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। सर एक सेकंड, कुलदीप शायद आपके बैकग्राउंड से ना नॉइज आ रही है बहुत। ओके। अब पता नहीं किसके से आ रही है, पर नॉइज आ रही है बहुत पीछे से। ओके कुलदीप, मैंने म्यूट कर दिया। आपको कुछ बोलना हो, पूछना हो तो आप अनम्यूट कर सकते हो। हाँ सर, आप क्या कह रहे थे मैं शुभाष जी? ये कह रहा था कि ये इतने निफ्टी निफ्टी बना रखे हैं, मतलब एक्सचेंज ने, तो हाँ अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो हम किसी इंडिविजुअल किसी भी स्टॉक में कर सकते हैं। हाँ
फिर ये निफ्टी क्या है? निफ्टी 50, निफ्टी 100, मिड कैप, लार्ज कैप, ये ऐसा क्यों बना रखे उन्होंने ग्रुप स्टाइल? ठीक बात है सर, इनको है ना इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स। इनको इंडेक्स बोलते हैं, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये जो सब होते हैं ना, ये इंडेक्स होते हैं। अब इंडेक्स क्या होता है समझते हैं, चलो एक बार। जैसे कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है, ठीक है, हमको चेक करना है कि यार ये कंट्री ग्रो कर रही है नहीं कर रही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो उसकी बड़ी बड़ी कंपनी है ना, मतलब जो मान ले चलो उनकी 500 कंपनी ले लेते हैं, देश की 500 कंपनी लेके, और हमने ग्रुप बना दिया भाई, ठीक है। ग्रुप बना के और एक नंबर डिसाइड कर लिया। अब अगर ये नंबर, अगर जो कंपनीज, ये 500 कंपनी हमने ग्रुप बनाया ना, अगर ये ग्रो करेंगी ना, हम्म तो जो नंबर है वो भी ग्रो करेगा, ठीक है। हम्म और अगर 500 कंपनी डाउन जाएंगी ना, तो भाई वो नंबर भी नीचे जाएगा, ठीक है। तो यू लगा लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये नंबर बढ़ ही रहा है। ये जो भी नंबर, कुछ भी 100 या 200 कुछ भी नंबर है, 10,000 20,000, अगर ये नंबर बढ़ ही रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो क्या पता चलता है आपको कि जो ये कंट्री है ये ग्रो कर रही है। नहीं, ऐसा मान सकते हैं, बट एक्चुअल में तो नहीं पता ना ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही। सर अब क्यों नहीं ग्रो कर रही है? अगर कंपनीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो कर रही है, तो तो क्यों नहीं? ओवर पीरियड ओवर ऑफ टाइम तो अपने आप भी तो ग्रोथ तो होता ही है। कोई कंट्री ऐसे तो है नहीं कोई पीछे जा रही है ओवर द टाइम। और कोई भी कंट्री है ओवर द टाइम तो धीरे धीरे तो ग्रोथ करेगी कभी ना कभी। हाँ, तो हम जो चेक कर सकते हैं ना, चेक जैसे मान लो हम जैसे एक दो कंट्री है, तो एक ज्यादा तेज स्पीड से बढ़ रही है और एक कम स्पीड से बढ़ रही है, तो हम उस नंबर से चेक नहीं कर सकते कि पेस क्या है। तो ये नंबर जो डिसाइड करने का कुछ तो बेस एक्सचेंज बनाती होगी। नंबर डिसाइड करने का, ये जो निफ्टी है, कहते हैं पहले निफ्टी इतने पे था, आज इतने पे आ गया। आप देख मतलब सकते हो। वो कैसे ग्रो कर रहा है? वो डेली ग्रो कर रहा है, वो इतने पॉइंट्स में कर रहा है। नहीं, वो है तो ना, उसको किसी, वो जो डेटा आ रहा है उसके पास, मान लो कोई भी एक्सचेंज किसी डेटाबेस के ऊपर ही तो वो पॉइंट्स ऊपर नीचे होते होंगे। उसका देखो, जो निफ्टी 50 है ना, हम्म, उसके अंदर अपने इंडिया की टॉप 50 कंपनी का एक ग्रुप है, निफ्टी ठीक 50, है जी। ठीक है। अब ये जो 50 स्टॉक है ना, इसके अंदर इन सब का आधा आधा हिस्सा नहीं है, मतलब इनका बराबर हिस्सा नहीं है। हम्म, 50 स्टॉक है तो 2-2% हिस्सा सबका नहीं है। जो बड़ी कंपनी है ना, उसका ज्यादा हिस्सा है, वेटेज, हम्म, उसका ज्यादा वेटेज है। और जो छोटी छोटी कंपनी है ना, उसका कम वेटेज है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी बैंक का 11% वेटेज है निफ्टी 50 में, और रिलायंस का 9%, 8-9, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है नंबर, 8-9% वेटेज है, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि ये दो स्टॉक, एच डी एफ सी बैंक और रिलायंस, बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है निफ्टी 50 पे। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। हाँ, तो ये मेरा निफ्टी 50 क्वेश्चन, के जो पॉइंट्स मूव कर रहे हैं ना सर, जो आपका हाँ क्वेश्चन, हाँ, ये स्टॉक से मूव कर रहे हैं, कंपनीज से। कंपनी भाग रही है, ग्रो कर रही है, देन इंडेक्स भी ग्रो कर रहा है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो इंडेक्स आप जो बोल रहे थे कि पर ये तो बात चलो ठीक है, पर निफ्टी भाई कंपनी तो ग्रो कर रही है, ठीक हाँ है, पर वो तो डाउन भी तो हो जाता है। आज 1,000 पॉइंट डाउन हो गया, 500 पॉइंट डाउन हो गया। सर, हर सेकंड तो ग्रो नहीं करती ना कंपनी, हाँ, कभी कभी डाउन भी जाती है ना। जैसे अभी एच डी एफ सी बैंक 10% नीचे गिरा था, तो न्यूज वगैरह होती है, बहुत सारे तो सेंटीमेंट। एक दिन गिरा होगा, पर ये तो रोज चार्ट ऊपर नीचे अप डाउन तो करता रहता है। कभी 50 पॉइंट ऊपर चला गया, कभी 200 पॉइंट नीचे आ गया, कभी हाँ 150 पॉइंट ऊपर चला गया। तो हाँ, मिनट मिनट में तो कंपनी अप डाउन हो तो होती नहीं होगी। होती है सर, उसका शेयर प्राइस होता है। जैसे अपन ने सेकेंडरी मार्केट में बेसिक में बात करी थी, हाँ, जो शेयर्स होते हैं ना, हम्म, उनमें ट्रेडिंग होती है। हाँ, तो जब उनमें ट्रेडिंग होगी, तो प्राइस हम्म, भी फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है। हाँ, तो उसमें कंपनी का हाथ नहीं है कि भाई कंपनी कर रही है। कंपनी तो अपने अलग से काम कर रही है ना, जो इसके ठीक है। शेयर हैं वो ट्रेड हो रहे हैं। तो वो ट्रेड हो रहे हैं शेयर्स, तो अगर डिमांड कभी ज्यादा होगी तो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा,
डिमांड, अगर डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, तो शेयर का प्राइस भी घटेगा। अब शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो निफ्टी 50 पे भी इंपैक्ट आएगा, तो निफ्टी 50 भी बढ़ेगी घटेगी ऊपर नीचे होएगी। हाँ, पर अगर आप ये पूछना चाहते हो कि भाई ये निफ्टी 50 बढ़ी क्यों रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो निफ्टी 50 का जो ग्रुप है ना 50 कंपनी का, उसमें चेंज होती रहती है कंपनीज। हाँ, तो जो बढ़िया परफॉर्म कर रही है ना वही ग्रुप में रहती है, जो खराब परफॉर्म कर रही है वो निकल जाती है ग्रुप से। तो सीधी सी बात है, तो बढ़ेगा ही नंबर। समझ। समझ गए? तो देखो जैसे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी समझाता हूँ मैं। तो बैंक निफ्टी में ना बैंकों का है बेसिकली, कि भाई बैंक क्या कर रहे हैं, तो हम बैंक निफ्टी से देख सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी ग्रो कर रहा है तो भाई बैंक्स ग्रो कर रहे हैं। अब ये जो चार पांच अपने इंडिया के सबसे बड़े बड़े बैंक है, HDFC, एक्सिस, कोटक, ICICI और SBI, ठीक है। तो अगर भाई मान लो HDFC और ICICI बहुत बुलिश है, मतलब बहुत प्राइस उनका बहुत ऊपर जा रहा है एकदम से, तो बैंक निफ्टी भी बहुत ऊपर जाएगी एकदम से। मतलब जो समझ। इंडेक्स होते हैं ना, इनको स्टॉक ही चलाते हैं, स्टॉक्स हाँ, स्टॉक तो है ही, उसी के अंदर स्टॉक ही तो है, वही तो इंडेक्स को चलाएंगे। वो ही चलाते हैं। तो ऊपर नीचे भी ये उन्हीं की वजह से होती है। एक सेकंड। हाँ जी, तो आपको आया समझ में ये कैसे क्या मूव कर रही है? आपका क्वेश्चन हुआ कुछ क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और बताओ किसी का क्वेश्चन। देखो अब मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट समझाता हूँ एक बार, कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। एक टॉपिक समझाता हूँ इसका, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जैसे हमको है ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके चलना होता है भाई। जैसे 1:2 बेसिक होता है, कि जब भी लॉस करेंगे ना मार्केट में तो 1 रुपए का करेंगे, और जब भी प्रॉफिट करेंगे तो 2 रुपए का करेंगे। ठीक है। तो अगर हम यही अप्रोच रखें, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए चले, तो हम एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव में प्रॉफिटेबल नहीं हो जाएंगे। मान लो आपने 10 ट्रेड लिए, 5 सही हो गए, 5 गलत हो गए, तो जब भी आप सही हो रहे हो तो 2-2 रुपए कमा रहे हो, और जब भी गलत हो रहे हो तो 1-1 रुपए दे रहे हो। तो आप ओवरऑल 5 रुपए प्रॉफिट में नहीं हो जाओगे। हम्म। तो ऐसे ही हमको कुछ हमारा माइंडसेट रखना होता है। ठीक है, हम लॉस देने के लिए रेडी हैं बिल्कुल, पर जब हमको प्रॉफिट चाहिए तो हमको भाई डबल चाहिए। कुछ हमको ऐसा माइंडसेट चाहिए होता है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, ये मेंटेन करके चलना, कैसे मेंटेन करना है वो सब हम सिखाएंगे क्लास में। और भाई साइकोलॉजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइकोलॉजी। इसको है ना लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते, पर जो जिसका एक्सपीरियंस होगा, कभी ट्रेडिंग करी होगी, तो उसको पता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है साइकोलॉजी में। क्योंकि हमारे जो इमोशंस है ना वो बहुत आते हैं बीच में, सबसे ज्यादा कि डर और लालच। ये हमको ये जैसे लगता है कि यार 1,000 रुपए दिख रहे हैं, 1,000 रुपए प्रॉफिट दिख रहा है, चलो इसको बुक कर लेते हैं, कभी ये चला ना जाए, है ना। हम ग्रीड के चक्कर में उसको बुक कर लेते हैं। है, और लॉस, मान लो 1,000 रुपए का लॉस हो रहा है तो आप ये नहीं सोचोगे कि इसको बुक कर लूं, ये सोचते हैं कि ये जब कम होगा ना तब बुक करूंगा, कि 1,000 से जब 500 हो जाएगा या जब 0 हो जाएगा ना तब बुक करूंगा। पर वो एक्चुअल में होता क्या है, फिर 1,000 से 2,000 हो जाता है, 5,000 हो जाता है, 10,000 होता है, अकाउंट ब्लॉक। तो हमको है ना हमारे रूल्स एक सेट करने होते हैं ट्रेडिंग में। एक ट्रेडिंग प्लान चाहिए होता है जिसके बेस पे हम ट्रेड करें, कि हमारा ये ट्रेडिंग प्लान है, अगर भाई मेरे हिसाब से काम होगा मार्केट में तो मैं ट्रेड करूंगा। ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, कि भाई रिस्क मैनेज करके चलूंगा, कि अगर मैंने 1,000 रुपए सोच रखे हैं दिन में, जैसे मेरी कैपिटल मान लो 50,000 है, या 1 लाख रुपए मेरी कैपिटल है, ठीक है, तो मेरे को उसके है ना 3% से ज्यादा लॉस लेना ही नहीं है पर डे का। मतलब 3,000 रुपए से ज्यादा मैं तुम्हें ले ही नहीं सकता। तो मैं एक ट्रेड में 1,500 का रिस्क लूंगा। अगर 1,500 से ज्यादा तो मैं लूंगा ही नहीं, 1,550, 1,600 तो मैं लूंगा ही नहीं। हाँ, 1,500 मेरे को लॉस दिख रहा है तो मैं बंद कर दूंगा, ठीक है, ट्रेड हो गया मेरा कंप्लीट। तो ऐसे ये रिस्क मैनेजमेंट होता है, रिस्क मैनेज करके चलना होता है। और साइकोलॉजी के लिए कई सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे अगर हम उनको सही फॉलो करेंगे तो हमारी इमोशंस बिल्कुल सही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि 2 स्टॉप लॉस पर डे, कि अगर 2 स्टॉप लॉस हो गए ना एक दिन में, तो बंद कर दो लैपटॉप, ट्रेड ही मत करो, देखो ही मत मार्केट को।
क्यों? क्योंकि आप देखोगे वो फिर बुलाएगा, फिर आप ट्रेड करोगे, ओवर ट्रेडिंग कर दोगे, फिर रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, और भाई अकाउंट खाली हो जाएगा। तो टू स्टॉप लॉस पर डे, हमारा ब्रेन है, इसकी भी लिमिट होती है कि भाई 2 लॉस झेल सकता है, ठीक है, 2 लॉस झेल लिए, फिर इसका भी दिमाग खराब हो जाएगा, ये भी उल्टे सीधे डिसीजंस देगा, फिर हम गलत डिसीजंस बनाएंगे जिसकी वजह से हमको और दिक्कत होगी। और 1 टारगेट पर डे, अगर आपने कोई ट्रेड करा और पहला टारगेट आपका हिट हो गया, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट जो आपने करा है उसको बुक करके घर पे लेके जाना चाहिए। और ग्रीड नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होनी चाहिए कि भाई और कमा लूं और कमा लूं। अगर आपका एक टारगेट हिट हो गया तो लैपटॉप क्लोज करो और अपना दूसरा काम करने लग जाओ, जो प्रॉफिट है उसको घर पे लेके जाओ, मतलब प्रॉफिट को अपने अकाउंट में आने दो, फिर अगले दिन आओ, नेक्स्ट डे आओ। तो ऐसे ये साइकोलॉजी के पॉइंट्स होते हैं जिससे कि है ना हमारे सही रहता है, माइंडसेट सही रहता है और साइकोलॉजी सही रहती है, इमोशंस नहीं आते बीच में, अगर हम ये फॉलो करते हैं तो ये सारी ये तीनों चीज मिल गई है ना, एक पूरा ट्रेडिंग प्लान बनता है, मतलब एक अच्छा ट्रेडर, जो आप कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर देखोगे ना, तो उसमें तीनों चीज मिलेगी पक्का, कि वो अपने इमोशंस कंट्रोल। आज तक कोई देख ही नहीं पाए, जिससे भी पूछा वो सब ये कह रहे हैं भाई नुकसान है। नहीं सर देखो, हाँ नुकसान क्योंकि ज्यादातर लोगों का होता है, ये रियलिटी है कि अभी डाटा भी आया था ऑप्शंस में पर कि जब इतने समझदार लोग बैठे, आप भी बहुत अच्छे से सिखा रहे हो और आपसे भी बहुत लोग सीख के गए हैं, फिर भी नुकसान में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि सर मैं बताता हूँ ना, क्योंकि लोगों में है ना यही साइकोलॉजी, पता है क्या है, जो टेक्निकल एनालिसिस है ना ये 20% होता है, 80% है ना रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी होती है। लोगों के पास है ना ट्रेडिंग प्लान नहीं दिखेगा आपको, आप पूछोगे ना किस बेस पे ट्रेड करते हो भाई, क्या रिस्क मैनेजमेंट है, नहीं पता होता उनको। वो पता क्या ट्रेड करते हैं कि मेरे को लग रहा था ये ऊपर जाएगा, मेरे को लग रहा था ये नीचे जाएगा, वो ऐसे ट्रेड करते हैं सर। तो इसलिए भाई उनको लॉस नहीं होगा तो किसको होगा? देखो मैं बताता हूँ, मार्केट में है ना पैसा कौन देता है और पैसा कौन लेके जाता है? जिसके पास डिसिप्लिन है, जिसके पास रूल्स हैं, जो कंसिस्टेंट है, वो पैसा लेके जाएगा। और जो इम्पेशेंट है, जिससे सब्र नहीं होता, कुछ भी करता है, इमोशंस आ जाते हैं, इमोशंस ट्रेड करता है, भाई वो पैसा देगा। ये डिफरेंस है भाई, और ये रियलिटी है, बिल्कुल रियलिटी है कि हर कोई नहीं कमा सकता ना, क्योंकि हर भाई ऐसे तो बहुत सारे आईपीएस के पेपर देते हैं, सब कोई बनते हैं। पर छोटी मोटी तो लग ही जाते हैं। क्या? छोटी मोटी तो लग ही जाते हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। छोटे मोटे तो लग ही जाते हैं, ठीक बात है आपकी। देखो भाई ट्रेडिंग जो है ये ऐसा बिजनेस है, अगर इसको ढंग से करोगे तो बहुत इजी है, इससे इजी कुछ चीज ही नहीं है ढंग से करोगे तो। पर अगर उल्टा सीधा कुछ भी करोगे अपने हिसाब से तो भाई इससे कुछ खराब चीज भी नहीं है, फिर लॉस भी होता है इसमें। वो तो है। देखो मैं कोई आपको फायदा तो बता नहीं रहा कि भाई ट्रेडिंग बहुत बढ़िया है, हम आपको प्रॉफिट करवाएंगे, आ जाओ ज्वाइन कर लो, ऐसा तो हमको बोल नहीं रहे, है ना? तो दोनों ही चीज है, लॉस भी है प्रॉफिट भी है, पर हम आपको सिखाएंगे कि एक कंसिस्टेंट विनर कैसे हम बन सकते हैं लॉन्ग पर्सपेक्टिव, कि अगर एक महीने का 5 से 10% कैसे निकाल सकते हैं, वो हम पॉसिबिलिटीज देंगे। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं काफी सही भी कर रहे हैं अभी, उनने 2-3 महीने हो गए सीखे हुए, तो काफी अभी तक सही भी कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉपर रूल्स फॉलो करते हैं और जो जो उनको बताया गया वही करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कम करते हैं, गलतियां हो जाती है पर उनको सुधार सुधार लेते हैं। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी, ये जो क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं, हाँ। जिसमें इक्विटी में ट्रेड करके हाँ। महीने का हाँ। क्या 5-10% कमाया जा सकता है? आराम से। इक्विटी में अगर आप 1% एक दिन में कमा लो, कोई भी इक्विटी का 1%, मान लो कोई भी 1,000 रुपए का स्टॉक है, ठीक है, और आपने उसके 10 10 रुपए कमा लिए, मतलब आपने 1,000 रुपए में खरीद के और 110 में बेच दिया इंट्राडे, तो आप अपनी पूरी कैपिटल का 5% निकाल लोगे एक ही ट्रेड में। अब बताओ नहीं निकाल सकते महीने का 5 से 10%? ना मैं एक वो ये डिलीवरी की बात कर, इसकी डिलीवरी पे मतलब पोजिशनल ट्रेड लेके थोड़े दिन कैश की। में, हाँ, कैश में कैसे? तो निकाल सकते हो नो डाउट, कैश में, पर थोड़ा सा फंड ज्यादा चाहिए, क्योंकि इंट्राडे में है ना हमको मार्जिन मिल जाता है यार, कैश में नहीं मिलता, कैश में तो कैश में खरीदना पड़ता अच्छा, है। कैश में पैसा ज्यादा लगाना पड़ता
हाँ, कैश में पूरा कैश देना पड़ता है ना। जैसे कोई 1,000 रुपए का स्टॉक है तो अगर हम कैश में खरीद रहे हैं तो पूरे 1,000 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर हम इंट्राडे में कर रहे हैं तो सिर्फ 200 रुपए में ही देने पड़ेंगे, 200 रुपए में एक शेयर मिल जाएगा। ऐसा सिस्टम होता है। तो पर अगर वो इंट्राडे वाला बेचना भी तो सेम डे होता है। हाँ, अगर नहीं बेचोगे तो अपने आप बिक जाएगा इंट्राडे। ठीक है। और ये कैंडल स्टिक के पैटर्न वगैरह भी याद रखने पड़ेंगे, मतलब मेरा अपने पूछने का मकसद ये यहाँ पे ये है हाँ कि एक तो हो कि भाई कोई अंत ही नहीं है चीजों का, भाई सीखते रहो सीखते रहो, एक तो ये है। और दूसरी चीज ये है कि भाई आपने हमें चार चीज सिखाई, हमने चार चीज फॉलो करनी है, बस ना इधर देखना ना उधर देखना। सही बात है, ये ही है मार्केट में। 100 चीजें ट्राई नहीं करनी होती भाई, ये काम नहीं कर रही तो ये कर लिया। 100 चीजें ट्राई नहीं करनी होती, एक ही चीज 100 बार ट्राई करनी होती है। वो कहावत है, वो ही है कि एक चीज 100 बार ट्राई करनी है, उसमें से अगर कुछ गलती हो रही है तो उसको सुधारना है। पर काम एक ही चीज में परफेक्शन लाना है। एक ही चीज पे परफेक्शन लानी है। यूं नहीं कि आज ये सीख ली, ये काम नहीं कर रही इसको छोड़ के वो सीख ली, वो काम नहीं कर रही है छोड़ दी, तो फिर भटकते ही रहोगे सर। तो सर क्लास आप लोगे या कोई और टीचर लेंगे? हम ही लेंगे, मैं ही लूंगा सर क्लास। अच्छा, आप ही। हाँ, मैं तो देखो आपको टॉपिक और बता देता हूँ टेक्निकल के। मैंने टॉपिक नहीं बताया आपसे क्या क्या पढ़ेंगे हम क्लास में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा सा बेसिक, उसके बाद चार्ट। जो अभी आप ये चार्ट देख रहे हो ये कितने टाइप के होते हैं, जैसे अभी आपको कैंडलस्टिक दिख रही है, एक लाइन चार्ट भी होता है, वो सारे। ठीक है, फिर ये ट्रेंड लाइन, जैसे अभी मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है एक चार्ट में, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो लाइन सी दिख रही है ना, ये मैंने बना रखी है ट्रेंड लाइन। तो इस पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे देखो, इसका मतलब ये होता है कि जब भी प्राइस आएगा ना ट्रेंड लाइन पे तो वो रिएक्शन देता है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे बाय कर सकते हैं और ऊपर सेल कर सकते हैं, तो ये प्रॉफिट हमारा हो जाएगा बीच का। तो ये ट्रेंड लाइंस होती है। ठीक है, उसके बाद कैंडलस्टिक स्टडी। कैंडलस्टिक में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, जितनी भी कैंडल्स होती हैं, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सब पढ़ते अब हैं। मैं वही, मैंने थोड़ा सा वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे भी देखे थे, तो हम्म। ये तो दुनिया भर के कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, इतने याद रखे जाएंगे? सर आप मैं बताता हूँ आपको, याद तो रखे जाएंगे, उसकी दिक्कत नहीं है, पर जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं मार्केट में ना, और कहाँ पे यूज करने हैं, चीजें बहुत बनती है मार्केट में, है ना, पर कहाँ पे देखनी है वो मैटर करता है। कि जैसे मान लो एक डोजी कैंडल है, तो डोजी कैंडल है ना, बनती रहती है कि बनती रहती है, पर अपन है ना वहां पे देखेंगे इंपॉर्टेंट लेवल पे, वो हमारे काम की होगी। तो बेसिकली आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि देखो जो कैंडलस्टिक है ना, वो होती तो बहुत सारी है, पर जो इंपॉर्टेंट होती है आप तो उनको याद। सारी तो एक ही जैसी होती हैं? होती तो बहुत सारी हैं, बस वो तीन चार टाइप की होती हैं, तो ऊपर से छोटी नीचे से बड़ी, नहीं 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 ऊपर से बड़ी सर, नीचे से छोटी। पैटर्न्स होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये पैटर्न वही मैं पूछना चाह रहा था भाई, मान लो एक तो हो, 200 150 पैटर्न हो, सीखते सीखते ही उसमें से कुछ ना कुछ तो भूल ही जाएंगे। नहीं नहीं, ठीक है। इतने नहीं है, अच्छा। इतने नहीं है। आप उस बेफिक्र रहो, आपको है ना हर चीज ऐसे कोई जल्दबाजी में तो पढ़ाएंगे नहीं भाई, 100 पैटर्न है, एक ही क्लास में 100 पैटर्न सिखा दिए। मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि देखो जी, हमें बिल्कुल बैल बुद्धि, हाँ आप समझ गए, जिसको कुछ नहीं आता और वो बिल्कुल सीखना चाह रहा है, जीरो, सुन बटे सन्नाटा। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी तरफ से 100% करेंगे एफर्ट्स आपको सिखाने का। अगर आप भी एफर्ट्स करोगे सीखने का करोगे तो क्यों नहीं सीख सकते, बिल्कुल सीख सकते हो सर। ठीक है तो सर, फिर एक बार ठीक, ट्राई करके देखते हैं। बिल्कुल। तो कैंडल स्टिक स्टडी, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बहुत सुना होगा आपने, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो। हाँ। ठीक है, और चार्ट पैटर्न्स होते हैं, और गैप, जैसे अपने इंडियन मार्केट में गैप अप और गैप डाउन होता है, तो उसको भी हम स्टडी करते हैं। फिर इंडिकेटर्स आ गए, मूविंग एवरेज, एमएसीडी, आरएसआई, ऑन ऑन ओबी, वी, स्टोकास्टिक, और बहुत सारे। एक डाउ थ्योरी होती है कि जिसके बेस पे मार्केट अभी तक चलता है। डाउ थ्योरी है ना, एक थ्योरी है जो चार्ले डाउ में बता रहा था, हम्म। उसने दी थी। चार्ले डाउ बंदा था भाई जिसने टेक्निकल एनालिसिस बनाया था, तो उसने ना कुछ 4-5 प्रिंसिपल बताए थे कि जिसके बेस पे मार्केट चलता है। तो 100 साल से ज्यादा हो गया, पर अभी अभी तक मतलब जो उसने प्रिंसिपल दिए थे ना वो काम आते हैं मार्केट।
तो वो डाउ थ्योरी है, वो भी पढ़ेंगे। ये सारी चीज है सर। और फंडामेंटल एनालिसिस और ऑप्शंस के बारे में काफी डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये जो ट्रेडिंग है ये हम लाइव भी करेंगे, साथ के साथ आप मतलब लाइव ट्रेडिंग पे करके हाँ। दिखाओगे या फिर हम और देखो मैं तो करके ये दिखाऊंगा, फर्जी वाली करके देखेंगे पहले? देखो मैं तो करके दिखाऊंगा नहीं, और ना ही आपको कोई टिप्स वगैरह मिलेंगी, ठीक है। बाकी जो, टिप विप नहीं चाहिए हमें। हाँ, जो आपको, हम पता है हमारा मोटिव क्या है, इंडिपेंडेंट करना, कि आप अपने डिसीजन सब कुछ खुद ही ले पाओ, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहो। हम आपकी हेल्प करेंगे कि हम आपको बताएंगे, जैसे आप पूछोगे कि ये एंट्री लिया आपने, तो हम ये बता सकते हैं कि हाँ ये एंट्री सही लिया या नहीं ली, रिस्क आपका सही है या गलत है, वो सारी चीजों में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल। और हमारे ग्रुप्स हैं, उसके ऊपर हम लाइव बात कर सकते हैं कि भाई ये जो है, मतलब आप पूछ सकते हो, डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं कि आज मार्केट में ये हो रहा है, इस स्टॉक में हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो सारी चीज। ये है सर। ठीक है। तो और किसी को कुछ पूछना है या अभी एंड करें? बताओ। मेरा तो जी हो गया, बाकी अगर तो पूछ सर लिया। सारी क्लासेस ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन भी है? सर ऑफलाइन भी आप कर सकते हो। कहाँ के रहने वाले हो आप? नोएडा में ही है सब? तो नोएडा में हमारा सेंटर है, वहां पे आ सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी ले सकते हो। क्योंकि कभी कभी कुछ डाउट ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन डिस्कशन में आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो आप प्रेफर करते हो कि आप सामने आप आ डिस्कस सकते करो तो हो, ज्यादा बेटर है? ऐसी कोई बात नहीं, आ सकते हो, आप सेंटर पे विजिट कर सकते हो। सर एक चीज पूछ रही थी, क्लास कितनी देर चलेगी? सर वो जो मैम आपसे कोऑर्डिनेट कर रही है ना, वो सब बता देगी आपको, टाइमिंग वगैरह, कि कब टाइमिंग है, कब से क्या चीजें है ना, क्या टाइमिंग है, कितना टाइम चलती है क्लास, और कोर्स के बारे में भी कोई कुछ चीज पूछनी है, फीस वगैरह के बारे में, तो वो सब मैम बता देगी। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। बाय, मिलते हैं क्लास में, ठीक है। जी धन्यवाद। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.